कहलाता है। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज बताया भी यूनिट कुलाम होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो यूनिट क्या हो गई आपकी कुलाम पर सेकेंड या कुलाम सेकेंड इनवर्स, और 1 कुलाम सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। कितनी हो गई एम्पियर। Q इक्वल्स टू NE। N क्या है यहाँ पर बच्चों, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। E है आपका चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अब 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अभी अभी हमने पढ़ा I इक्वल्स टू होता है हमारा Q अपॉन टी। Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है। इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1 कुलाम एंड T इज इक्वल्स टू आ जाए आपका 1 सेकेंड, नाउ I इज इक्वल्स टू 1 कुलाम पर सेकेंड एंड 1 कुलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एम्पियर, 1 एम्पियर। So 1 ampere is the current when the 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। सो वी डिफाइन 1 एम्पियर as the current which flows in a conductor when 1 coulomb of charge passes in 1 second through it। 1 एम्पियर करंट होगी जब किसी कंडक्टर में 1 कुलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कुलाम पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब करंट को फ्लो होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, फ़ैन है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सभी में एक पर्टिकुलर सर्किट होता है ना बच्चों। पर्टिकुलर सर्किट दैट मीन्स आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है कैसे है, पोल से आपके घर के मीटर तक आती है इलेक्ट्रिसिटी, आपके मीटर से आपके MCB तक आती है, MCB से रूम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब रूम में हर एक जगह एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड से हर एक अप्लायंस तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सर्किट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है करंट को फ्लो करने के लिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, अ continuous enclosed path of an electric current is called an electric circuit। a continuous important है बेटो, एक continuous means लगातार, enclosed जो बिल्कुल बंद हो, continuous enclosed path मतलब एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल क्या हो, continuous होना चाहिए और closed होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द continuous and closed path to the flow of electric current is called electric circuit। Now you can see in the diagram there is a battery, this is positive terminal of battery and this is negative terminal of battery, which is connected through a lead or wire with a switch and a meter, a bulb or called load or a resistance, and these are closed। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बंद क्लोज दिखाई दे रहा है। जो आपको ये स्विच ये टैप दिखाई दे रहा है ऐसे करके यहाँ तक, दैट मीन्स ये क्या है आपका क्लोज्ड है यहाँ तक। तो देखिए एक बैटरी लगी है, एक स्विच लगी है और एक एमीटर लगा है, ये बल्ब लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, ये सभी क्या मिलकर बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बना रहे हैं। और ये आपके रिप्रेजेंटेटिव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, पहले जनरल ओम्स लॉ में बताया क्या गया है हमें। ओम्स लॉ गिव्स द वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप फॉर अ इलेक्ट्रिक सर्किट और अ कंडक्टर।
किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप हमें ओम्स लॉ देता है। ओम्स लॉ कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट है उस कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स वी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड करा रही है, उतना पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेनिंग द सेम, मतलब जो हमारी फिजिकल कंडीशन है कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है और अदर चीज़ें जो हैं वो किसी को हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, वो सब कांस्टेंट रखते हुए अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो वोल्टेज के दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से करंट भी चेंज होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर बच्चे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे आर, एंड द कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हम पढ़कर आए हैं। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस निकल कर आ गया हमारा ओम्स लॉ से। अब अगर आपको क्या गिवन है, आपको V गिवन है और I गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और द सर्किट। नाउ VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, वोल्टेज करंट ग्राफ भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करंट ग्राफ भी कहते हैं ओम्स लॉ के लिए। अब ये ग्राफ है कैसा, तो बच्चों देखिए, जब भी याद रखना, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो ग्राफ आता है वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जैसे आपने 9th क्लास में आपने यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप लोग पढ़ते हैं, तो फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पर जो आपका ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि आपका एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम क्या एक्स एक्सिस पर करंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर वोल्टेज ले रहे हैं। रैंडम हमने कुछ वैल्यू ले ली 1 2 3 1 2 3। अगर देखिए 0 है, वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 होगा, हमें पता ही है। अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो 0 पर 0। अब अगर कह रहे हैं वोल्टेज को हम 1 वोल्ट बढ़ाते हैं तो करंट हमें कितना मिलता है, 1 एम्पियर करंट मिलता है। दैट मीन्स एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से क्योंकि लीनियरली डिपेंड करता है, जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उतना करंट आपको मिलेगा। तो अगर मैं वोल्टेज को 2 वोल्ट वेरी कराती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, करंट भी 2 एम्पियर मिल रहा है। दैट मीन्स एक पॉइंट ये आ गया। अब अगर इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ओम्स लॉ के लिए बच्चों जो ग्राफ होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नाउ दिस स्लोप ऑफ ग्राफ, देखिए बच्चों किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालते हैं। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए, जैसे मान लो ये ग्राफ है मेरा, यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्लोप निकालने के लिए किन्हीं हम 2 पॉइंट्स को चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए ये, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट ले लिए ये। अब इन दोनों पॉइंट्स की एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यूज़ है और वाई एक्सिस पर क्या वैल्यूज़ है। एक्स एक्सिस पर इसे कहा मैंने x1, इसे कहा x2, इसे कहा y1 और इसे कहा y2। तो जो स्लोप होता है वो होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब y अपॉन x, y वैल्यू अपॉन डिवाइड जो डिफरेंस है दोनों के बीच का। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए बच्चों एक ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 वोल्ट डिफरेंस वोल्टेज के बीच में। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट के डिफरेंस को। तो इसे कह देंगे हम चेंज डेल्टा। ये जो बनाते हैं ट्राइंगल छोटा, ये चेंज को बताता है, डेल्टा पढ़ते हैं इसको, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और हमें पता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इज इक्वल्स टू R, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। दैट मीन्स जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं ये 2 वैल्यू, ये वाला पॉइंट लूँ R इक्वल्स टू V अपॉन I 1 अपॉन 1 मतलब 1 ओम,
रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। फिर से यहाँ पर देखूँ अगर मैं 2/2 फिर से 1 ओम, 3/3 फिर से 1 ओम, मतलब आर क्या है कांस्टेंट है और आपको पता है ओम्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। जब किसी भी सर्किट में एक रुकावट, एक ऑब्स्ट्रक्शन जो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, उसको हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, अपोजिशन है, विरोध करता है, वो क्या है? उसका रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट ओम होती है और ये ओम का सिंबल है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है? तो रेजिस्टेंस बच्चों हम सर्किट में लगाते हैं फॉर अ सेफ्टी मेज़र, कि अगर हमारे सर्किट में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो बहुत ज़्यादा होगी तो जो एक्स्ट्रा करंट होगी या ओवरलोड होगा उसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा और सर्किट को उतना ही करंट फ्लो होगा जितना उसके लिए कैपेबल है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो है इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है? पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर मतलब एक नॉर्मल वायर। आपने देखा होगा अगर आपके पास बैटरी, एक डीसी बैटरी है और आपको उससे एक फ़ैन चलाना है और बैटरी आपकी कम चार्ज है, आपने छोटा वायर लिया और बैटरी के पास में फ़ैन रखा और फ़ैन चला दिया, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो फ़ैन है वो तेज़ चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करें 1 मीटर वायर ले लें और उतनी ही कम चार्ज बैटरी है और 1 मीटर वायर पर ले जाकर आप फ़ैन चलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो फ़ैन है वो बहुत हल्के चलेगा, मीन्स स्लो चलेगा। उसका रीज़न क्या है? लेंथ के बढ़ने से उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को कम करता है, करंट का अपोज करता है, तो करंट क्या होगी? कम पहुंचाएगी। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक वायर है, अगर मैं इसमें से एक सर्कल कट कर दूँ तो उस सर्कल का जो एरिया होगा वो उसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? आपने देखा होगा अगर एक वायर आपकी बहुत पतली है और एक वायर आपकी बहुत मोटी है, तो अगर आप मार्केट में लेने भी जाते हैं, दो तरह का वायर्स, एक थिन होगी और एक थिक होगी, तो जो थिक वायर होगी वो ज़्यादा कॉस्ट की होगी एज़ कम्पेयर टू थिन वायर, बिकॉज जितनी ज़्यादा थिन वायर होगी उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। अब अगर मोटी वायर है आपकी तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर देते हैं, आर इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट लेते हैं हम रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। कितना आ जाता है? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। नाउ देयर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म रेजिस्टिविटी। अब बच्चों रेजिस्टिविटी क्या है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेजिस्टिविटी किसी भी वायर, किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का नेचर है कि वो उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर कराता है। कैसे? दो वायर ली आपने, एक कॉपर की ली, एक एल्यूमिनियम की ली। तो अगर आप मार्केट में दो वायर्स लेने के लिए जाते हैं, एक आपको एल्यूमिनियम की तार लेना है और एक आपको कॉपर का लेना है, तो आपने हमेशा देखा होगा कॉपर वाला तार जो होता है, कॉपर वायर जो होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम वायर। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा उसमें, जबकि एल्यूमिनियम वायर में एज़ कम्पेयर टू कॉपर रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंसिक्वेंटली करंट कम होगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नेचर ऑफ मटेरियल विच ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द कंडक्टर। ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो उस कंडक्टर को कितना रेजिस्टेंस ऑफर कराता है, उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ यूनिट्स पुट करेंगे हम।
रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, लेंथ की यूनिट मीटर है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आपका ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कभी कभी बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सीधे सीधे डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं और रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, एक टर्म लिखिए आगे स्पेसिफिक, दैट मीन्स इन अ सर्टेन कंडीशंस के अंडर ये बात होगी। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप ऐसा कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ तो 1 मीटर है और एरिया भी 1 ही है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए जो रेजिस्टिविटी होगी उसके रेजिस्टेंस के ही इक्वल आएगी। रो इज इक्वल्स टू आर। सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross sections. Now there is a 2 points. The term resistivity and specific resistance are used as same. जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे resistivity पूछा जाता है specific resistance तो आप दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स। अलग अलग मटीरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। कॉपर होगा उसके लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। तो ये नेचर होता है कंडक्टर का। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में।